चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने थ्योरी की क्लास जो कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का साइंस में, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी का क्लास 3 कर रहे थे, जिसमें पोषण और विटामिन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट इसमें कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा इसका पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पोषण के बारे में अच्छा ढंग से पढ़ा है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका कार्य है। और हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका विटामिन हो गया था, विटामिन इसके बाद बाकी है और खनिज लवण बाकी है। इसमें देखेंगे खनिज लवण, इसमें 2 चीज और बाकी बचा हुआ है। पार्ट 3 आएगा, इसे ही 4 आएगा और जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन होगा। इसमें अब बचा हुआ है आपका खनिज लवण, इसमें बचा हुआ खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या कार्य है, खनिज लवण में कौन कौन से तत्व आते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। और आपका बी पार्ट में आएगा फिर से इसमें विटामिन। जो विटामिन होगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन से क्वेश्चन आपका रहता ही है, इसलिए विटामिन को एक और वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं इसमें है खनिज। खनिज किसको बोला जाता है, खनिज लवण का क्या कार्य होता है। खनिज जो हमारे शरीर का अंगों का निर्माण करता है और खनिज बहुत से, जैसे ब्लड बोन हो गया, आपका बोन हो गया, टीथ हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया और हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में खनिज लवण का अहम भूमिका रहता है। इसमें अहम भूमिका रहता है, इसमें शरीर के निर्माण में खनिज लवण का अहम भूमिका रहता है। और खनिज लवण के द्वारा हम लोग जो भी शरीर के निर्माण होता है उसमें कार्य करता है। देखिए खनिज लवण होता है शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के निर्माण में काम करता है। खनिज लवण जो होता है ये क्या कार्य करता है, खनिज लवण जो होता है ये शरीर के, जो मानव शरीर या जंतु का जो भी शरीर है इसमें हर एक जंतु जीव में क्या होता है, उसमें आपका खनिज लवण ही पाया जाता है। ये क्या करता है, शरीर के अंग का निर्माण में भाग लेता है, अंगों का निर्माण, अंगों का निर्माण में भाग लेता है। ये अंग मतलब ऑर्गन्स का कैसे निर्माण होता है और ऑर्गन्स के निर्माण में भाग लेता है कौन सा, खनिज लवण लेता है। इसमें शरीर में ब्लड जैसे रक्त हो गया, बोन हड्डी हो गया, टीथ दांत हो गया, नर्व इम्पल्स तथा हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और जब खनिज लवण नहीं रहेंगे तो ये सब कैसे पूर्ति होंगे। हम लोग खनिज लवण जो लेते हैं वो शरीर में कैसे होता है, देखिए यहाँ पर होता है कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है और आपका क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट और आपका लोहा, आयरन इत्यादि खनिज और लवण के रूप में पाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं, ये सब तत्व होते हैं। आपका कैल्शियम होता है, आपका लोहा होता है, इसमें उसके बाद से कोबाल्ट होता है, उसमें सोडियम, पोटेशियम आपका रहता है। ये सब मिलकर के क्या होता है, खनिज लवण के तत्व होते हैं। ये सब क्या है, ये खनिज लवण के तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खनिज तत्व बोला जाता है। ये सब का अलग अलग कार्य है। जैसे लोहा जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, वैसे ही कैल्शियम जो होता है वो दांत में, हड्डी में पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है वो भी हड्डी में पाया जाता है। अब देखिए ये खनिज का तत्व बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, खनिज तत्व बोला जाता है। इसको बोला जाता है खनिज तत्व, यानी ये मिनरल्स एलिमेंट होते हैं। ये होते हैं मिनरल्स एलिमेंट आपका होते हैं। और ये होते हैं कैल्शियम आपका हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट, आयोडीन हो गया आपका, यहाँ पर आयरन हो गया। ये सब खनिज तत्व होते हैं। और ये कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं, ये लवण के रूप में पाए जाते हैं, ये लवण के रूप में पाए जाते हैं। और खनिज शरीर का अंगों का करता है, निर्माण करता है, निर्माण में भाग लेता है। वैसे ही खनिज तत्व किसको बोला जाता है, ये सब का खनिज तत्व होते हैं। ये सब होते हैं आपके खनिज तत्व। आइए एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए वैसे खनिज जिनकी आवश्यकता शरीर के प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा होती है उसका बोलता है माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट ये होते हैं आपको मैक्रो एलिमेंट होते हैं। और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है मैक्रो एलिमेंट होता है। एक दूसरा क्या बोला जाता है, ये नगण्य होता है, इसको बोला जाता है माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो।
माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है। एक दूसरा होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो होता है, एक होता है माइक्रो एलिमेंट होता है। जो माइक्रो होता है इसका प्रतिदिन मानव शरीर में कितना ज्यादा चाहिए, 10 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इतना प्रतिदिन, मतलब पर डे हमको इतना 10 ग्राम जो भी हम एलिमेंट लेते हैं उसको बोला जाता है माइक्रो बोला जाता है। और ये नगण्य मात्रा में होता है, मतलब ना के बराबर हम यूज करते हैं उसको मैक्रो बोला जाता है। ये बिल्कुल नगण्य होता है, ये बिल्कुल नगण्य, ये बिल्कुल नगण्य मात्रा में पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल नगण्य पाया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है। माइक्रो होते हैं जो 10 ग्राम से ज्यादा हम लोग प्रतिदिन सेवन करते हैं या उसको उपयोग करते हैं उस खनिज का, उसको बोला जाता है माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है। और जो ना के बराबर यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है। कुछ खनिज आवश्यकता से बिल्कुल नगण्य होता है उसको बोला जाता है माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है या ट्रेसी एलिमेंट बोला जाता है। देखिए अब आगे हम विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे, खनिज तत्व थे, उसके बारे में हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट आता है कैल्शियम, फर्स्ट आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का कहाँ उपयोग होता है और कैसे हम लोग किस स्रोत के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन हमको क्या चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, ये आपका कैल्शियम, ये आपका है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए कैल्शियम मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक शरीर के भार के 2% होती है। जो कैल्शियम होता है ये मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। कैल्शियम होता है सर्वाधिक पाया जाता है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर में आपका कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर में ये मानव शरीर में मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाए जाने वाला ये मानव शरीर के जो भार होता है उसे कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये मानव शरीर के भार का 2% पाया जाता है। मानव शरीर के भार का 2% पाया जाता है, 2% ये भार मानव शरीर का। जैसे रक्त मानव शरीर के 7% पाया जाता है, वैसे कैल्शियम मानव शरीर के आपका भार का कितना पाया जाता है, 2% पाया जाता है, 2% पाया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका मानव शरीर को कैल्शियम कितना आवश्यकता चाहिए। देखिए एक व्यक्ति के प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्वों में इसकी आवश्यकता होती है। जो कैल्शियम होता है इसको सामान्यतः 0.5 टू 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम में कितनी होती है, 0.5 टू 0.9 ग्राम पर डे, यानी प्रतिदिन इतना आवश्यकता होती है। देखिए अब कैल्शियम का उपयोग किसमें होता है, इसमें अस्थियों का निर्माण होता है। ये अस्थियों और जो दांत होते हैं, दांत और अस्थियों का करते हैं निर्माण में ये भाग लेता है। इसी से क्या होता है, निर्माण होता है अस्थि और दांतों में। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम का ही बना रहता है, यानी कैल्शियम से ही निर्माण होता है। देखिए आप ये कैल्शियम अस्थि और दांतों का निर्माण करता है, ये रक्त जमाने में भी सहयोग करता है। कैल्शियम का एक और कार्य है, ये रक्त को जमा होने में सहयोग करता है, मतलब जमने में सहायता करता है। रक्त को जमने में सहायता करता है, कौन करता है, ये आपका कैल्शियम करता है। जो कैल्शियम तत्व है ये क्या करता है, रक्त को जमने में कार्य करता है, अस्थि के निर्माण में भाग लेता है, अस्थि को निर्माण करता है और दांतों का निर्माण करता है। मानव शरीर के भार के हिसाब से 2% सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व ही पाया जाता है और ये मानव शरीर में प्रतिदिन 0.5 टू 0.9 ग्राम की आवश्यकता होती है। ये था आपका कैल्शियम में। और नाड़ियों की स्वस्थ बनाता है, और जो नाड़ियां होती है उसको क्या करता है, स्वस्थ बनाता है। देखिए कैल्शियम का उपयोग ये आपका अस्थियों और दांतों का निर्माण में भाग लेता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और 2% भाग का कितना रहता है, कैल्शियम रहता है। इसका उपयोग पर डे कितना होता है, 0.5 से लेकर के 0.9 ग्राम होता है। और ये रक्त को जमने में क्या करता है, सहायता करता है। रक्त को जमने में क्या करता है, सहायता करता है कैल्शियम। नेक्स्ट आपका है, इसमें एंजाइम को स्रावित होने में भी सहायता करता है। जो कैल्शियम होता है एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, अब देखिए कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम हमको कैसे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है दूध से।
दूध से होता है या दूध से जो भी पदार्थ या जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, दूध से जो भी खाद्य पदार्थ बनता है, मतलब खाने योग्य खाद्य पदार्थ। तो अनेक अर्थ है दूध से बना जो भी, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, इस सब में क्या होता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। बनी हुई वस्तुओं के हरी पट्टेदार सब्जी, चावल छोड़ करके अन्य तथा बहुत से अनाज, जैसे बहुत से अनाज में आपका हो जाएगा गेहूं, बजरा, रागी, ये सबसे अधिक क्या होता है, कैल्शियम की प्राप्ति होती है। मक्का आपका हो जाएगा इसमें, मक्का, ये सब कैल्शियम का स्रोत है, ये सब आपका कैल्शियम से स्रोत है। जैसे हम दूध खाते हैं, चीज यानी पनीर खाते हैं, इंग्लिश में चीज बोला जाता है पनीर को, ये सब कैल्शियम का स्रोत होता है। आगे आपका दिया है फास्फोरस, ये था आपका कैल्शियम। कैल्शियम सबसे अधिक हम लोग को अस्थियों के निर्माण में, मतलब अस्थि के निर्माण में ही भाग लेते हैं, यानी सबसे अधिक उसका रूप रहता है कैल्शियम का। अब आगे है फास्फोरस, ये आपका है फास्फोरस, ये आपका फास्फोरस है। फास्फोरस भी वैसे ही हड्डी के निर्माण में भाग लेता है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हड्डी के निर्माण में भाग लेता है, तो हड्डी को विकास करने के लिए चाहिए नहीं, तो क्या करता है, हड्डी का मतलब बोन्स का क्या करता है, ये विकास करता है। फास्फोरस करता है हड्डी का विकास के लिए उपयोग किया जाता है, विकास में भाग लेता है, हड्डी का विकास, हड्डी के विकास में फास्फोरस भाग लेता है। वैसे ही प्रतिदिन, जैसे आपका कैल्शियम का प्रतिदिन आवश्यकता था 0.5 टू 0.9 ग्राम, 0.5 टू 0.9 ग्राम का, वैसे ही आपका फास्फोरस की भी उतना ही आवश्यकता था, फास्फोरस का भी उतना ही आवश्यकता होता है, और ये अस्थियों का विकास में भाग लेता है। वैसे ही देखिए आगे दिया, सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 0.5 टू 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वैसे ही कैल्शियम का भी था। और ये देखिए कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर के अस्थि और धातु का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों संयुक्त होकर के किसका निर्माण करता है, ये करता है आपका अस्थियों का। अस्थियों मतलब क्या होता है, हड्डियों का तथा दांतों का, दोनों मिलकर किसका करता है, अस्थियों तथा दांतों का। जो तीत होता है, दांत होता है, उसका दोनों का क्या करता है, दोनों में भाग लेकर क्या होता है, उसका निर्माण करता है। अब देखिए वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता कौन करता है, फास्फोरस करता है। फास्फोरस का एक और कार्य है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है, पाचन में, आपका पाचन में क्या करता है, सहयोग करता है। रक्त इसकी उपस्थिति में शारीरिक अम्ल और क्षार को क्या करता है, संतुलन करता है। रक्त में इसकी उपस्थिति से क्या होता है, रक्त में जब ये उपस्थित होता है फास्फोरस, इसमें आपका रक्त में ये फास्फोरस क्या करता है, अम्ल और क्षार को बैलेंस करता है। अम्ल और क्षार को क्या करता है, बैलेंस करता है। अम्ल क्षार, ये अगर अम्ल ज्यादा हो गया, क्षार ज्यादा हो गया, उसे क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। देखिए हम लोगों ने दो तत्वों के बारे में पढ़ा, कैल्शियम के बारे में पढ़ा। कैल्शियम मानव शरीर के लिए 0.5 से 0.9 आवश्यकता होता है पर डे। वैसे ही फास्फोरस के भी उतनी आवश्यकता होता है। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों अस्थियों के निर्माण और दांतों के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे ही फास्फोरस उससे संयुक्त होकर क्या करता है, अस्थियों के निर्माण में भाग लेता है। और आपका फास्फोरस जो होता है ये बैलेंस करता है, किसको, रक्त में घुल करके क्या करता है, ये आपका पीएच, जैसे अम्ल और क्षार को दोनों क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब बैलेंस करता है। बैलेंस करता है कौन करता है, ये आपका फास्फोरस करता है, फास्फोरस करता है। और आपका ये देखिए यहाँ पे वसा और कार्बोहाइड्रेट ये पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका, जैसे हम लोग चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। वैसे फैटी एसिड से निर्माण होता है, किसमें, फैटी एसिड जो वसा होता है, वसा वाला भोज्य पदार्थ खाते हैं, किसमें चेंज होता है, वो होता है फैटी एसिड में, वो होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट होता है आपका ग्लूकोज में, ये आपका होता है ग्लूकोज में, ये आपका चेंज होता है ग्लूकोज में। वैसे ही प्रोटीन होता है किसमें, प्रोटीन आपका होता है, आपका प्रोटीन होता है किसमें, ये होता है आपका एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में, इसको नोट कर लेना, एमिनो अम्ल में। आपका लास्ट था इसमें रक्त इसकी उपस्थिति में शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है, अम्ल और क्षार को आपको संतुलन करता है। आपका नेक्स्ट है इसमें मैग्नीशियम, आपका नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। ये इसका कार्य है आपका
मैग्नीशियम पहले चाहिए कितना, हर व्यक्ति को मानव शरीर में आपके कितना चाहिए, ये आपका चाहिए सामान्य व्यक्ति के दैनिक मतलब दैनिक जो उसका उपयोग करना चाहिए कितना करना चाहिए 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम का होती है उपयोग होता है 3.5 मिलीग्राम आवश्यकता होता है। ये शरीर के कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है, ये शरीर के कैल्शियम और फास्फोरस को दोनों क्या करता है संतुलन करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को दोनों क्या करता है बैलेंस करता है, संतुलन और समन्वय बनाता है, संतुलन करता है। जैसे फास्फोरस आपका अम्ल और क्षार को बैलेंस कर रहा था, वैसे ही इसका भी कार्य है मैग्नीशियम का कि कैल्शियम और फास्फोरस को दोनों क्या करना संतुलन करना, दोनों को संतुलन करना। अम्ल और क्षार को कौन संतुलित कर रहा था, ये आपका कर रहा था आपका फास्फोरस कर रहा था। वैसे ही देखिए ये मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को उचित संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में क्या करता है महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब देखिए नेक्स्ट किया ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपचय के यह सहकारक और कार्य करता है तंत्रिकाओं और पेशियों के जो तंत्रिका और पेशी होते हैं उसके उत्तेजनशीलता जो होता है उसको कम करता है, जैसे उत्तेजित होता है पेशी। और ये मैग्नीशियम कार्य करता है आपका जो तंत्रिकाएं होते हैं तंत्रिकाओं तथा पेशियों को जो भी उत्तेजनशीलता होती है उसको कम करता है, मतलब वो निष्क्रिय कर देता है, मतलब उसको उत्तेजित नहीं होने देता है। उत्तेजनशीलता जो होता है उसको क्या करता है कम करता है, उसको उत्तेजित नहीं होने देता। किसका कार्य, ये आपका मैग्नीशियम का कार्य है। हम लोगों ने कैल्शियम पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा, वैसे मैग्नीशियम भी पढ़ा। आगे है आपका नेक्स्ट है गंधक यानी सल्फर है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सल्फर, आपका यहाँ पे सल्फर है। सल्फर हमें प्रत्येक दिन देखिए सल्फर के निर्माण में सबसे आवश्यकता देखिए प्रोटीन का यौगिक होता है। देखिए सल्फर प्रोटीन निर्माण में आवश्यक घटक होता है। ये जो सल्फर है ये प्रोटीन के निर्माण में इसका कंपोनेंट होता है। ये प्रोटीन का सल्फर जो होता है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, उसके का यौगिक है। आगे आपका जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का हम सेवन करते हैं उसमें 0.2 से लेकर के 7.0% की भाग का निर्माण करता है। जो प्रोटीन में कितना भाग करता है 0.2 कितना होता है 0.7% क्या करता है भाग का निर्माण करता है। ये भोजन में कितना आवश्यकता होती है, दैनिक जीवन में जो भोजन हम करते हैं उसमें आपका सल्फर की मात्रा कितना रहता है, ये रहता है आपका 3.0 मिलीग्राम। ये रहता है कितना 3.0 मिलीग्राम इसकी निर्धारित की गई है। ये शरीर में एमिनो अम्लों के साथ संयुक्त होकर के संयुक्त रूप में पाई जाती है। एमिनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है आपको अभी बताया कि जो प्रोटीन होता है ये टूट करके किसका निर्माण करता है, यही करता है किसकी एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ शरीर में एमिनो अम्ल के साथ क्या करता है संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसी के साथ क्या होता है ये सल्फर पाया जाता है। इसकी कमी से देखिए इसकी कमी से प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म की खामियां उत्पन्न हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि मेटाबॉलिज्म की जो खामियां होती है किस तत्व की कमी से होती है, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की जो खामियां होती है यानी कमी होती है, कमी किस तत्व के कारण होती है, कमी जो होता है किस तत्व के कारण, यही होगा आपका सल्फर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, उत्पन्न हो जाती है। इसमें कमियां क्या होती है सल्फर के कारण क्या होती है उत्पन्न हो जाती है। ये था आपका सल्फर प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। सल्फर 0.2 से 0.7% इसका निर्माण करता है किसमें प्रोटीन का। और ये प्रतिदिन कितना चाहिए 3.0 मिलीग्राम। प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल होता है उसमें सल्फर पाया जाता है, वो संयुक्त रूप से पाई जाती है। इसकी कमी से प्रोटीन में देखिए ये प्रोटीन में क्या होता है मेटाबॉलिज्म की खामियां उत्पन्न हो जाती है। किसमें होता है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ये प्रोटीन के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका लोहा। आप लोग रोजगार तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और इससे ये होगा कि आपका फास्ट रिवीजन होगा। इसमें सभी क्लास चलाए जा रहा है, मैथ साइंस जीके जीएस रीजनिंग इस सबसे जुड़े रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं आयरन। लोहा आयरन है, इसमें लोहा तत्व है आपका, लोहा इसमें है। आइए देखते हैं लोहा, इसमें दिया हुआ है लोहा, आयरन इसमें है। नेक्स्ट आपका तत्व है लोहा।
लोहा इसमें है, आयरन का बहुत अहम भूमिका होता है मानव शरीर में। और ये आयरन जो सबसे अधिक ये रक्त में पाया जाता है, रक्त में यानी ब्लड में। देखिए लोहा लौड़ जो लोहा होता है, लौड़ के कमी से अधिकांश बालक और महिलाओं में पाया जाता है। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? बालिका में, जो बालक नहीं बालिका में, बालिका और महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। इसकी कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया। इसकी कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया। लोहा की कमी से जो रोग होता है एनीमिया होता है। एनीमिया ये रक्त से संबंधित बीमारी होता है और ये ऑक्सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रक्त में पाया जाता है और इसे लोहा पाया जाता है, लोहा रक्त में पाया जाता है। अब देखिए लोहा लौड़ के रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? लोहा। ये रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, 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 जिससे कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। ये ऑक्सीजन के संवहन करता है, जैसे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन होता है, परिवहन होता है। आगे आपका दिया लोहे की कमी के परिमाण से रक्त में एक क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? अरक्तता, उसे क्या बोलता है? एनीमिया बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है किससे? एनीमिया किससे संबंधित बीमारी है? ये रक्त से संबंधित बीमारी होता है। अरक्तता से कोई विशेष लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होती है। ये मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का एंजाइम का एक घटक है। किसका घटक है? मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का क्या होता है? एंजाइम का ये घटक है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आती है तथा अत्यधिक क्या होता है? थकान आता है। इसकी कमी से अत्यधिक थकान आता है, चक्कर आता है और चलते चलते क्या होता है? कभी कभी अंधेरा छा जाता है, थकान आना, थकान आता है। इससे क्या होता है? इसकी तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आता है, भूख का न लगना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। यकृत में इसका सर्वोत्तम स्रोत होता है। जो यकृत होता है इसका क्या होता है? सर्वोत्तम स्रोत होता है। इसमें इसके अतिरिक्त मेथी, पालक, पुदीना, धनिया और इसमें मीठा होता है, आंवला होता है, सबसे क्या पाया जाता है? लोहा का मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए ये आपका मेथी हो गया, मेथी हो गया, इसमें आयरन का मात्रा अधिक पाया जाता है। पालक पाया जाता है, जैसे हरी साग सब्जियां, पालक पत्तीदार होता है, पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। ये था आयरन। आयरन मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। इसके लोहा के मतलब आयरन की कमी का एक बीमारी होती है रक्त से संबंधित, वो एनीमिया नामक बीमारी होती है। ये सर्वाधिक सबसे कमी किसमें पाया जाता है? ये सबसे अधिक पूछा है किसमें? बालिकाओं और महिलाओं में पाया जाता है। इसकी कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं, आंख के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाता है, भूख का न लगना, ये सब आपका लोहा के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका आयोडीन होता है, ये समुद्री शैवाल लेमेरिया नामक घास से प्राप्त किया जाता है। ये मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम पाया जाता है प्रतिदिन? ये 5 से 5 से 6 मिलीग्राम। आयोडीन के कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होता है। ये देखिए यहाँ पे, जिसके अधिकांश मात्रा थायराइड की ग्रंथि में रहता है। ये अधिकांश मात्रा कहाँ पर आता है? थायराइड ग्रंथि में रहता है। इसका अधिकांश मात्रा कहाँ पर आता है? थायराइड ग्रंथि में रहता है। इसका अधिकांश मात्रा कहाँ एकत्रित होता है? थायराइड में, थायराइड ग्रंथि में रहता है। ये थायराइड ग्रंथि में रहता है। इसके थायराइड ग्रंथि के आयोडीन के भंडारण होता है। इसका कहाँ स्टोर होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। इसका स्टोर होता है आपका थायराइड ग्रंथि में। आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आयोडीन का स्टोरेज कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। ये थायराइड ग्रंथि में होता है। ये मानव शरीर के लिए पर डे कितना चाहिए? 5 से 6 ग्राम चाहिए। और आयोडीन इन हार्मोनों को सर्वोच्च मात्रा में स्रावित करते रहते हैं, इसलिए थायराइड ग्रंथि लगभग कितना होता है? 150 माइक्रोन अर्थात 0.5 मिलीग्राम आयोडीन की प्रतिदिन का उपयोग होता है। भोजन में आयोडीन के रुधिर अवशोषण होता है तथा संचारण होता है। आयोडीन मतलब आयनों का रूपांतरण होता है। इससे मानव शरीर में थायरॉक्सिन की क्या होती है? कमी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? थायरॉक्सिन की क्या होती है? कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन की क्या होती है? कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी होती है, मानव शरीर में कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य में उपचयन की गतियां क्या होती है? धीमी हो जाती है। जिसमें उसमें क्या होता है? उपचयन प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है।
ये आयोडीन होता है। ये लिमनेरिया नामक घास शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, स्टोरेज होता है। और थायरॉक्सिन इसकी कमी हो जाती है, इससे ग्लूकोन नामक बीमारी होता है। अब आपका नेक्स्ट है जल। ये भी आपको खनिज लवण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका जल। जल है तो जल है वाटर। वाटर आप देखेंगे वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये उदासीन होता है। देखिए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल का होता है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा कितना होता है, जल। ये होता है आपका, ये आपका होता है 70 से 75%। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 65%, तो उससे भी नहीं घबराना है, ठीक है। ये मानव शरीर के कितना भाग पाया जाता है, जल। मानव शरीर में 70 से 75% भाग पाया जाता है। ये जल भोजन में जल का क्या कार्य है। जल आप देखिए, जल आपको ऊर्जा नहीं देता है। जल का कार्य है ये ग्रीसिंग के रूप में कार्य करता है। जैसे स्नेहक रहता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ये भोजन को पचाने में कार्य करता है। भोजन का पाचन में सहायता करता है। पाचन में सहायता करता है, हेल्प करता है, सहयोग करता है। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, सहयोग करता है। जैसे गाड़ी सब में देखे होंगे बाल बेरिंग जो घिस जाता है, या उसमें क्या करता है, स्नेह के रूप में प्रयोग करता है, वही आपका है। और इसका मेन एक इम्पोर्टेंट और है कि क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, ऊष्मा को टेम्परेचर क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऊष्मा जो शरीर में जो हीट होता है या ऊष्मा जो होता है उसको क्या करता है, जैसे गर्मी का मौसम है उसमें क्या करता है, पानी से क्या किया जाता है, उसका शरीर के हीट को बैलेंस किया जाता है। ऊष्मा क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये पानी के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए दिया है भोजन के पाचन के माध्यम के लिए भी क्या होता है, निर्माण करता है। जल के द्वारा शरीर के तापमान को क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। जल के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के मूवमेंट, गति और जल लुब्रिकेंट मतलब स्नेह का कार्य करता है। जल पाचन के उपरांत शरीर के किसी भी तरह का क्या करता है, ऊर्जा का आपूर्ति नहीं करता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि जल के द्वारा एक गिलास अगर हम जल पीते हैं तो कितना कैलोरी हमको ऊर्जा देगा। ऑप्शन उसमें था 0 कैलोरी, 5 कैलोरी और इसमें 6 कैलोरी, ऐसे ही दिया था 0.5 कैलोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक गिलास अगर हम जल का सेवन करते हैं तो कोई हमको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। वही इसमें दिया, जल के पाचन के उपरांत शरीर के किस तरह की ऊर्जा की पूर्ति करती है। जल शरीर में किसी तरह की ऊर्जा की पूर्ति नहीं करता है, और जल केवल पाचन और आपका लुब्रिकेंट के रूप में यानी स्नेह के रूप में और उसमें क्या करता है, ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये था आपका आज का टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रोजगार तक पर बने रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट होगा आपका विटामिन। विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसको देखना नहीं भूलेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।